हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ही बार में आप लोगों को पूरा चैप्टर करा दूंगा टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो कि आप लोगों के 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर करा दूंगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, पूरी वीडियो में आपको शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें समझा दूंगा A to Z, जो कि इस चैप्टर में है और जो कि इस चैप्टर में आने लायक बनता है। सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment। इसका मतलब ये है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हो चेंजिंग एनवायरनमेंट में और अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। देखो, हर एक बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, हम लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल होता है। जो जनरल गोल होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम लोगों ने आज बिजनेस खोला और हम आज ही प्रॉफिट कमा लेंगे। तो प्रॉफिट कमाने के लिए भी हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मूव करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, हमें सब चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही आपकी हेल्प करता है इन दोनों चीज़ों को अचीव करने में, इफेक्टिवनेस को भी और एफिशिएंसी को भी। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है आपको अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करना है। जो भी आपको टास्क मिला है आपको उसको टाइम पे ख़त्म करना है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं होती। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी का मतलब भी होता है कि आपको टास्क कंप्लीट करना है, सही तरीके से टाइम पे करना है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो कम आनी चाहिए। बस दोनों में ये फ़र्क है। लाइक अगर आपको स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिलता है और आपको बोला है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट करो, तो आपने क्या किया, आप एफिशिएंटली मूव कर रहे थे। आप इस वाले तरीके से आपने पहले स्टडी किया कि मैं कौन सी तरह की शीट्स यूज़ करूँगा, किस तरीके के पेन यूज़ करूँगा, और उस तरीके से आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया और आपका जो प्रोजेक्ट बना सपोज टू बी वो 200 रुपीज़ में बन गया। ठीक है, ये तो हो गया एफिशिएंसी, आपने इफेक्ट एफिशिएंटली काम कर दिया। अगर ऐसा होता कि आपको 10 दिन दिए गए थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, लेकिन शुरू के 9 दिन तक आपने कुछ करा नहीं और आखिरी दिन में आपने क्या किया, आपने स्टेशनरी शॉप वाले से बनवा लिया प्रोजेक्ट और उसकी कॉस्ट आई लगभग लगभग 600 रुपये। तो यहाँ पे आप इफेक्टिव हो, आपने कहीं ना कहीं से अपने टारगेट को पूरा कर लिया है, लेकिन आपने कॉस्ट ज़्यादा लगाई है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही है। एफिशिएंटली मतलब होता है कि आप मिनिमम कॉस्ट पे काम करोगे, और इफेक्टिवनेस होता है कि काम को कंप्लीट करोगे बस ऑन टाइम। पैसे की बात यहाँ नहीं होती, जितना पैसा लग रहा है लगाओ, लेकिन टाइम पे काम कंप्लीट करो। देखो, यहाँ पे मैं लिखा भी है डूइंग द टास्क करेक्टली ऑन टाइम। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, टाइम पे काम भी करना है और मिनिमम कॉस्ट पे करना है। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे कुछ काम नहीं हो पाते, तो तब हमें इफेक्टिव बनना ज़रूरी होता है। अब जब हो ही नहीं सकता था वो काम, तो आप कैसे करते, जैसे कोरोना में हो गया। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला था 10 दिन का, लेकिन कोरोना के चक्कर में आप नहीं बना पाए, आपको स्टेशनरी शॉप बंद थी, सामान नहीं मिल पाया, कोई भी रीज़न है, तो उस टाइम पे आप इफेक्टिव हो सकते हो। अदरवाइज एफिशिएंटली होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हमें अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमें दोनों को बराबर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, इफेक्टिवनेस को भी और एफिशिएंसी को भी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया कि मैनेजमेंट क्या होता है और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। नेक्स्ट आता है कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के दो वर्ड्स से जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मैंने आपको समझा दी। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये 6 हैं। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, पूरा आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ है। मल्टी डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशंस होते हैं इसके, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। 3 चीज़ों को आपको जनरली मैनेजमेंट करना होता है काम का, कि कौन कौन से काम होंगे, किस तरीके से होंगे वो, पीपल का कौन वो काम करेगा, किस तरीके से करेगा, ये भी आपको मैनेज करना होता है, और ऑपरेशंस का कि किस तरीके से सारे काम होंगे। ये तीनों चीज़ों को आपको मैनेजमेंट करना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है।
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया तो अब आगे से आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप हमेशा ही मैनेजमेंट करोगे। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आप मैनेजमेंट करोगे ही करोगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस करने के तरीके नए नए आ रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट करने के तरीके भी नए नए एक्सेप्ट करते हो, नए तरीके से मैनेज करते हो चीज़ों को। मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव मतलब होता है ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है या बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट जरूरी होता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है आप मैनेजमेंट को देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो। जैसे देखो, आप किसी बैंक में गए, आपने वहां पे देखा कि बैंक कितना साफ सुथरा है, लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि इसका मैनेजमेंट अच्छा है। अब मैनेजमेंट आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप फील कर रहे हो उन सब चीज़ों को। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है ये भी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक अकेले बंदे से नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है। ये टीम का होना ज़रूरी है, एक अच्छी टीम ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकती है अच्छे तरीके से। तो ये सारे थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसको याद करने की ट्रिक मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो है बहुत। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और कभी भूलोगे भी नहीं आप लोग। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? देखो, जो ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करते रहें साथ साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी और सारी वीडियो बना सकूं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट करने का मकसद क्या है, रीजन क्या है मैनेजमेंट करने का। तो तीन होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस धीरे धीरे सर्वाइव करने लगता है तो आप प्रॉफिट की ओर जाते हो, फिर जब प्रॉफिट होने लगता है तो आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीन चीजें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी आपके पास आसपास सोसाइटी है, जिससे आप पैसा कमा रहे हो सोसाइटी से, उस सोसाइटी को आपको कुछ ना कुछ देना बनता है। पहला, आप उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल प्राइस पे, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करो। अगर आपका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए आसपास के लोगों को, ताकि उन लोगों के साथ भी, उन लोगों को भी गुड्स मिल पाए, वो लोग भी कुछ पैसे कमा पाए। तीसरा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। गेटिंग इट? पर्सनल ऑब्जेक्टिव इस तरीके से काम करता है कि जो भी आपके पास काम कर रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़, उनके लिए होता है ये। पीपल वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सपेक्टेशंस। जो भी आपके लिए काम करते हैं उनके पास कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके रिगार्डिंग। जैसे कोई भी आपका एम्प्लॉय हो गया, वर्कर हो गया, वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे सैलरी चाहते हैं, पर्क्स चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, बोनस चाहते हैं, प्रमोशन हो उनका, ये सब चीज़ें चाहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। तो बेसिकली ये तीन ऑब्जेक्टिव हो गए मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ याद रखना, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी से छोटी चीज़ों को पकड़ के चलना है एकदम, क्योंकि एग्जामिनर हमें कहीं भी रोक सकता है, हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएं। तो हमें कंफ्यूजन वाली चीज़ों को पहले पढ़ना है एकदम अच्छे से। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको सारे ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपको टीचर कंफ्यूज कर सकता है। टीचर जनरली उन जगहों पे कंफ्यूज करता है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, और मैं अभी आपको आगे कराऊंगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन जगहों पे टीचर आपको कंफ्यूज कर सकता है और वो चाहेगा आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। तो अब नेक्स्ट जो हमारे चीज़ें समझने वाली वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले, मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नाउ द थिंग इज कि ग्रुप गोल्स क्या है। जैसे आपकी टीम है, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में बहुत सारे बंदे काम करते हैं, सपोज ए वर्कर, बी वर्कर, सी वर्कर, डी वर्कर, ई वर्कर, बहुत सारे ऐसे बंदे काम करते हैं, मैनेजर, और भी बहुत सारे बंदे काम करते हैं। उनके कोई ना कोई गोल्स होते हैं अपनी लाइफ में। तो इन सब के गोल्स को एक जगह पे करना और इन सब के गोल्स को अचीव करना ही मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
गेटिंग इट। अगर चार दोस्त मिलके कोई काम कर रहे हैं तो चारों के कोई ना कोई गोल्स रहे होंगे। सपोज पहले का गोल है मुझे गाड़ी लेनी है, दूसरे का मुझे घर लेना है, तीसरे का मुझे अच्छा फैमिली वगैरह के लिए सामान लेना है अच्छे से। तो इस तरीके से आप लोगों के गोल्स होते हैं। इन सब गोल्स को अचीव करना ही मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब जब आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हो, मैनेज कैसे करोगे वो मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा। लेकिन मैनेजमेंट करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप कम सामान से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, कम सामान से बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हो आप। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डायनामिक होती है। डायनामिक इन द सेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी लाइक पुराने तरीके से काम करना पड़ता है, कभी आपको नए तरीके से काम करना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अपडेशंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनामिक बना लेता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टेबल कर देगा कि आपको इसी चीज़ से सारे काम करने हैं। आपको जैसा सुटेबल लगे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप वैसे काम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अब एक बिजनेस का मालिक अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसको अचीव करने में भी मैनेजमेंट बहुत काम आता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, वो सोसाइटी का भी देखता है कि मुझे सोसाइटी को कैसे ग्रो करना है, सोसाइटी को किस टाइप के गुड्स देने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, चैरिटी देनी है, डोनेशन देनी है। तो आप सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर देते हो साथ साथ। तो मैनेजमेंट इसलिए भी बहुत काम आता है। गेटिंग इट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। अब मैनेजमेंट को हमें समझना है, हमारा पहला ही चैप्टर है ये मैनेजमेंट के ऊपर, तो हमें हर एक चीज़ को डिटेलिंग में करना होगा। अब मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब मेरी बात को समझो, आर्ट क्या होता है? जैसे कोई सिंगर हो गया, डांसर हो गया, वो आर्ट होता है। तो क्या एक मैनेजर भी आर्ट है? मतलब जो मैनेजमेंट करता है वो आर्ट है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास तीन पॉइंट है, हम तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अब आर्ट के लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, डांसिंग कुछ फॉर्म होते हैं, सिंगिंग में सारेगामापा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है पहले। तो आर्ट में ऐसा होता है। अब क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट के लिए भी आप लोग किताबें पढ़ते हो, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, आगे जाके भी आप लोग मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ोगे। तो मैनेजमेंट इस पॉइंट के रिगार्डिंग में एक आर्ट है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो आर्ट होता है वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब एक बंदे ने सीखा है तो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट रहेगा काफ़ी टाइम तक। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज डांस परफॉर्मेंस है किसी की, तो बोल रहा है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा छोटा भाई आ जाएगा मेरी जगह पे डांस करने, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, जिसने सीखा है उसी को आएगा ये। तो ये आर्ट में होता है, और सिमिलरली ये मैनेजमेंट में भी होता है। अगर कोई मैनेजर है वो अच्छे से काम करता है, एक दिन वो एब्सेंट होगा, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा छोटा भाई ले लेगा मेरी जगह पे। ऐसा नहीं होता। तो मैनेजमेंट यहाँ भी एक आर्ट का बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो होता है वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। और बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। आप जब नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, थोड़े क्रिएटिव होते हो, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन जाते हो। गेटिंग इट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसके अंदर आता है सबसे पहले सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब जो साइंस होती है उसके अंदर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है साइंस के लिए आपको हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, याद करते हो। तो मैनेजमेंट इस पॉइंट के हिसाब से साइंस है। ठीक है। आर्ट का मैंने आपको बताया, तीनों पॉइंट आर्ट में सेटिस्फाई कर रहे हैं मैनेजमेंट के, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक आर्ट है। साइंस में पहला पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड है। तो मैनेजमेंट यहाँ तक तो साइंस है। अब आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस की जो वैलिडिटी है वो यूनिवर्सल है। जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है या कोई भी साइंस के प्रिंसिपल है वो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के हर प्रिंसिपल सारी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे होते हैं। हर एक बंदे का नेचर अलग तरीके से होता है। हमें हर एक
बंदे को यानी हर एक लोग को अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस में होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस थोड़ी थोड़ी है, यानी कि मैनेजमेंट इज इम्प्योर साइंस, नॉट कंप्लीट साइंस। आर्ट तो कंप्लीटली है, लेकिन मैनेजमेंट साइंस नहीं है, पूरी तरीके से इम्प्योर साइंस है। गेटिंग इट? अब हम चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है। प्रोफेशन क्या होता है? जैसे लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब प्रोफेशन होते हैं। ठीक है। अब देखो, प्रोफेशन के लिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आपको किताबें पढ़नी पड़ती है। अगेन द सेम थिंग, मैनेजमेंट में भी आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन इस मामले में है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट प्रोफेशन में जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब होता है कि अगर आपको प्रोफेशन में जाना है, लाइक अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप एक लॉयर का काम कर पाओगे। डॉक्टर हो तो आपको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होगी। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अच्छे से। तो मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन में ये पॉइंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होता। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब वो क्या, जैसे कोई भी अगर प्रोफेशन होता है, लाइक लॉयर का मैंने आपको बताया, बार काउंसिल होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हो तो आईसीआई का ऑफिस होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा हर जगह होता है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट होना पड़े। तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको अच्छे से बातचीत करनी चाहिए प्रोफेशन में, सारे काम को बिल्कुल पोलाइटली करना चाहिए। तो ये तो डेफिनेटली मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। सर्विस मोटिव होता है। प्रोफेशन जो होता है वो फीस वगैरह चार्ज करने के लिए ये करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया वो फीस चार्ज करता है, और लॉयर हो गया वो भी फीस चार्ज करता है। तो मैनेजमेंट भी पैसे कमाने के लिए ही है। तो मैनेजमेंट भी एक सर्विस मोटिव है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं बन रहा है। कुछ कुछ पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, ज़्यादातर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इसके। तो मैनेजमेंट एक पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है, ये इम्परफेक्ट प्रोफेशन है, यू कैन से। गेटिंग इट? नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडल लेवल और ऑपरेशनल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको ऑपरेशनल भी बोल देते हैं या फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कह देते हैं। तो दिल पे मत लेना इस बात को, ये ऑपरेशनल भी है और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाता है। नाउ कम टू द पॉइंट, टॉप मैनेजमेंट। देखो, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं चेयरमैन, सीईओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, चेयरमैन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ। ये जनरली क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं बिजनेस के लिए, और प्लान्स बनाते हैं किस तरीके से हम लोग अपने गोल्स को अचीव करेंगे। इन शॉर्ट ये अबव द नेक काम करते हैं। ठीक है, फिजिकल वर्क नहीं करते, मेंटल वर्क करते हैं, सिर्फ अबव द नेक काम करते हैं लोग। टॉप मैनेजमेंट होते हैं, दिमाग से सारे काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए। कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नहीं करना, कब करना है, वो सारे डिसीजन टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेता है। और ये सब लोग आते हैं इसके अंदर। देखो, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कौन सा आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है डिवीजन हेड्स और ऑपरेशंस मैनेजर। इनके नीचे होते हैं लोग, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई होती है उनको ये आगे समझा देते हैं। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो आगे यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट को समझाते हैं, अपने डिपार्टमेंट को समझाते हैं। जनरली ये लोग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हो गए। तो ये हेड होते हैं एक तरीके से, ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट ने कहा है उस काम को ये आगे इम्प्लीमेंट कराते हैं। एंश्योर दैट द दे डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल। इनके डिपार्टमेंट में लोग हैं या नहीं है वो भी ये देखते हैं, और सबको नेसेसरी ड्यूटीज़ देते हैं कि तेरा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, सबको अपने अपने काम समझा देते हैं ये। क्योंकि जैसे मार्केटिंग टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम, अब प्रोड्यूस तो प्रोडक्शन टीम ही करेगी चीज़ को, और जब बेचने की बात आएगी तो मार्केटिंग टीम बेचेगी। हर एक टीम में अपने अपने बंदे होने चाहिए, मतलब पूरी एक टीम के अंदर मेंबर्स होने चाहिए। वो सब भी ये लोग काम करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। हमारी टीम में 10-12 बंदे हैं या नहीं है, जितने भी चाहिए उतने लोग हैं या नहीं हैं, हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट ने हमें कहा था काम करने के लिए वैसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो मिडिल मैनेजमेंट ये काम करता है। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर जनरली जो फैक्ट्री में होते हैं ना लोग,
जब प्रोडक्शन वगैरह हो रहा होता है तो फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, जो वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं। इनको फोरमैन या सुपरवाइजर्स कुछ भी कह सकते हैं। ये जनरली एम्प्लॉयज़ वगैरह को रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उन्हें। अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आती है तो ये उनको रेगुलेट कर देते हैं ये। यानी कि किसी एम्प्लॉय को अगर सपोज मशीन नहीं चल रही, कोई दिक्कत आ रही मशीन चलाने में, या उसकी तबीयत ख़राब है किसी वर्कर की, तो वो सारे काम ये निपटाते हैं। कोई भी ग्रीवेंसेस, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ये सॉल्व करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत आ रही है तो वो सीधा टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाता, वो इनके पास जाएगा, सुपरवाइजर के पास, यानी कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास। गेटिंग इट? नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये मैं आपको अच्छे से, जब मैं ये चैप्टर्स कराऊंगा आप लोगों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे समझा दूंगा ये सारी चीज़ें मैं। अभी हम बात करते हैं मेन कोऑर्डिनेशन के ऊपर। कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ये असेंस क्यों है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे बंदे, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई करें। यानी कि जो प्रोडक्शन टीम है वो मार्केटिंग टीम से लड़ाई नहीं करेगी, जो फाइनेंस टीम है जो पैसा लेके आती है बिजनेस के लिए, वो बाकी टीमों से नहीं लड़ेगी। सारी टीमें मिला के है तो एक बिजनेस का ही पार्ट। तो सबको लड़ना नहीं है, सबको इंटीग्रेट करना है, सबको एक साथ मिल के काम करना है बिजनेस के लिए। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर कैसा है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, सारे ग्रुप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट कर देता है, एक जगह पे ले आता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स करता है कि बिजनेस के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होगा। 10 बॉस होंगे तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन उसमें हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप हर बार कोऑर्डिनेशन करते हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे, जितने भी आप टास्क करोगे सब में आप कोऑर्डिनेशन करोगे। कोऑर्डिनेशन एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, सारे मैनेजर्स को ये परफॉर्म करना होता है, चाहे बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, चाहे मीडियम साइज है, हर एक बिजनेस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, बहुत मुश्किल से होता है कोऑर्डिनेशन, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन करना ज़रूरी होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंदर। अगर आप मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। लाइक अगर प्रोडक्शन टीम ने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर दिया और मार्केटिंग टीम मना कर दिया हम नहीं बेचेंगे, तो बिजनेस का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 समझ आ गया। आपका पूरा चैप्टर यहीं तक था, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चैप्टर्स मैं आपको धीरे धीरे चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।